पिछले वीडियो में हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने जाना कि चक्रवात या प्रतिचक्रवात घूमती हुई हवाएं हैं, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि जहां चक्रवातों के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है और हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, तो वहीं प्रतिचक्रवात में केंद्र में उच्च वायु दाब और बाहर निम्न वायु दाब होता है, यानी हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं। हमने ये जाना कि चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों में होती है, जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशि अर्थात गर्म और ठंडी जल राशि, ठंडी वायु राशि जब आपस में आकर मिलती हैं तो एक सर्किल का निर्माण होता है और यही सर्किल चक्रवात को उत्पन्न करता है। जैसा हमने देखा कि चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों में होती है, तो आज हम महासागरों से संबंधित भी कुछ बातों की चर्चा करते हैं। हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भाग महासागरीय जल का मौजूद है। पृथ्वी के कुल भूभाग के 71% भाग पर जल मौजूद है, जो सागरों और महासागरों में भरा हुआ है। अर्थात एक नजरिए से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि इन महासागरों में मौजूद जल लवणीय है, अर्थात मानव के उपयोग करने योग्य नहीं है। ऐसे में हमें जल की कमी महसूस होती है, लेकिन यहां हम जल की कमी या वृद्धि की बात ना करके हम यहां महासागरीय जल की गति की बात करेंगे। महासागरीय जल की गतियां एक सामान्य नजरों से देखा जाए तो महासागरीय जल गतिशील नहीं होता। जिस तरह नदियां एक स्थान से उनका उद्गम होकर वह विभिन्न स्थानों से होते हुए अंततः सागर महासागरों में विलीन होती है, नदियों का जल गतिशील है, उस प्रकार महासागरों का जल गतिशील नहीं है। महासागर एक कुंड के रूप में आप समझ सकते हैं कि जिसमें जल भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी महासागरीय जल में गतिशीलता उत्पन्न होती है, हलचल उत्पन्न होती है, और इसी गतिशीलता को दो भागों में बांटा जाता है। एक महासागरीय लहरें और दूसरा है महासागरीय तरंगें। तरंगों का जिक्र हम बाद में पाएंगे, लेकिन अभी महासागरीय जल यानी महासागरीय लहरों की जब देखें, महासागरीय जल कभी भी स्थिर नहीं रहता। ये दोलायमान स्थिति में अर्थात ऊपर नीचे गति करता हुआ देखा जाता है। महासागरों में लहरें उठती हैं और इन लहरों में इस तरह से गतिशीलता उत्पन्न होती है।
जल कभी ऊंचा उठता है तो कभी नीचे धंसता हुआ दिखाई देता है। तो इस स्थिति पर महासागरीय जल स्थिर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी महासागरीय जल कहीं जाता नहीं है, वो उसी जगह स्थिर है। तो महासागरीय जल के बारे में विशेष बात सामने आती है कि एक नजरिए से तो वह स्थिर है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखा जाए तो वह गति ही कर रहा है। अपने ही स्थान पर रहकर महासागरीय जल गतिशील अवस्था में रहता है, गति करता है और लहरों का निर्माण करता है। तो महासागरीय जल दोलायमान स्थिति में ऊपर और नीचे उठता है और ऐसी दोलायमान स्थिति को महासागरीय लहरों का नाम दिया जाता है। वही बात करें नंबर 2, महासागरीय तरंगें। महासागरीय तरंगें महासागरों का जल गति करता हुआ दिखाई देता है। देखा होगा आपने, कभी जल में कंकड़ मारते हैं तो वहां से जल में विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं और वो तरंगें तट से आकर टकराती हैं। किसी भी जल में, चाहे गड्ढे में भरा हुआ जल हो या किसी अन्य क्षेत्र में भरा हुआ जल, उसमें आप पत्थर डालेंगे, कंकड़ डालेंगे तो पत्थर कंकड़ तो नीचे चला जाएगा, लेकिन वहां से तरंगें उठना शुरू होंगी और वो तरंगें लगातार फैलती जाती हैं और तब तक फैलती हैं जब तक वह किसी तट से टकरा नहीं जाती। तो महासागरों में इस तरह जल की गतिशीलता होना ही महासागरीय तरंग कहलाता है। महासागरीय तरंगों के 3 भाग आते हैं जो लहरों से ही जुड़े हुए हैं। तरंग शृंग नंबर 1, जब महासागरीय लहरें इस तरह से चलती हैं तो लहरों का ये ऊपरी भाग तरंग शृंग कहलाता है। शृंग मतलब सींग, जैसे जानवरों के, पशुओं के सींग सबसे ऊपर होते हैं। पशु को अगर देखा जाए तो पशुओं के सबसे ऊपरी भाग जो होगा वो सींग होगा। तो तरंग शृंग यानी तरंग का सींग, जब लहरें इस तरह से दोलायमान स्थिति में चलती हैं, दोलायमान मतलब जो बताया गया आपको, ऊपर और नीचे उठकर चलती हैं, तो लहरों का ऊपरी भाग, शीर्ष भाग तरंग शृंग कहलाता है। वही नंबर 2 आते हैं तरंग गर्त। एक तरंग का निचला हिस्सा तरंग गर्त कहलाता है। तरंग का सबसे ऊपरी हिस्सा तरंग शृंग और तरंग का सबसे निचला हिस्सा तरंग गर्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे आती हैं। तो जल की किस गहराई तक वो पहुंची और हवा में किस ऊंचाई तक वो गई, तो ऊंचाई तक जाना तरंग शृंग कहलाता है और गहराई में तरंग गर्त के नाम से जाना जाता है। वही तीसरा आता है तरंग दैर्घ्य। दो तरंगों के मध्य कितनी दूरी है, दो तरंग शृंगों के मध्य कितनी दूरी है, ये दो तरंग शृंगों के मध्य की दूरी ही तरंग दैर्घ्य कहलाती है। जैसे एक तरंग शृंग ये रहा और एक तरंग शृंग ये रहा, इन दोनों तरंग शृंगों के
ये तरंग दैर्घ्य कहलाता है। लहरें किस गति से चल रही हैं, हवाओं की गति कितनी तेज है, हवा मंद है या तीव्र है, ये बात तरंग दैर्घ्य के निर्माण में महत्वपूर्ण साबित होती है। एक लहरों के चलने, तरंगों के उठने में जो गैप आता है, वही गैप, वही दूरी, वही अंतर तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तो हमने अभी तीन चीजों का अध्ययन किया, एक तरंग श्रृंग, तरंग गर्भ और तरंग दैर्घ्य। तरंगों का सबसे ऊपरी हिस्सा तरंग श्रृंग कहलाता है, तरंगों का सबसे निचला हिस्सा तरंग गर्भ कहलाता है, और इन दोनों के मध्य की दूरी यानी दो तरंग श्रृंगों के मध्य की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और एक बात को और जानते हैं आज कि आखिर महासागरीय लहरों के बनने का कारण क्या है। महासागरों में लहरें, तरंगें क्यों उठती हैं, उन सब का सबसे पहला कारण है पवन की गति। यदि हवा नहीं है, हवा यदि बिल्कुल शांत है, तो महासागरीय जल में कोई हलचल नहीं है। वो इस तरह हवाओं के चलने से महासागरीय जल में एक हलचल उत्पन्न होती है, और यही हलचल उसकी गतिशीलता को बढ़ा देती है, जिससे लहरों का, तरंगों का जन्म होता है। तो महासागरीय जल के गतिशील होने में सबसे जरूरी चीज है पवन की गति। ना सिर्फ पवन की गति अपितु पवन के चलने की अवधि। यदि लॉन्ग टाइम के अंतर पर, यानी ज्यादा अंतर पर हवाएं चल रही हैं, एक बार चल रही उसके बाद आराम कर लिया हवाओं में, मतलब गैप मिल गया, तो ऐसे में लहरें भी धीमी गति से उठती हैं। और यदि एक के बाद एक पवन चले जा रही है, हवाओं में भी तीव्रता है, तो लहरों में उसी तरह से तीव्रता उत्पन्न होगी। तो ये दो कारण मुख्य थे, एक पवन की गति और दूसरा पवन चलने की अवधि। वहीं तीसरा है पवन की दूरी। आखिर कितनी दूरी तक हवाएं चलती हैं, ये सबसे विशेष बात आती है। तट से हवाओं का चलना शुरू हुआ और मिड सागर तक, मध्य सागर तक आते ही हवाओं की गति कमजोर हो गई, तो ऐसे में लहरें भी उस प्रकार से नहीं बन पाएंगी। अगर हवाओं के चलने की दूरी अधिक है, हवाएं दूर तक पहुंच रही हैं, तो लहरों में भी उतनी ही तीव्रता आएगी, लहरें भी उसी तीव्र गति से गति करेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो महासागरीय लहरों के बनने में तीन कारण, पवन की गति, पवन चलने की अवधि और पवन की दूरी। यहां हमने एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की महासागरीय जल से संबंधित। आगामी वीडियो में हम महासागरीय जल की गति से संबंधित ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, वो होगा ज्वार भाटा, जो महासागरीय जल की एक विशेष घटना है, जो वातावरण के साथ साथ हमारे धरातल को भी प्रभावित करती है। कैसे होता है ज्वार भाटा का जन्म और क्या है उसके कारण का प्रकार, जाने